सभी को फिर से सभी का बहुत-बहुत स्वागत, सभी को नमस्कार और ये अपना हो जाता है पाठ। जहाँ एक और संगीत को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार-चढ़ाव को जूझने की ताकत देता है, मन को उन्मुक्त करता है। ये हमने पढ़ लिया था लता मंगेशकर का। उसके बाद हम आते हैं राजस्थान की रजत बूंदें। आज हमने राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ी। राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, यह ज़मीन की अतल गहराई में जीवन की पहचान भी था। ये पाठ जो हमने पढ़ा, यह रचना धीरे-धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति। भाषा में, संगीत में गद्य की पहचान थी। अभी जो हमने पढ़ा पाठ, इस पहचान से विद्यार्थियों का ताल मिले, यह विद्वान की उपलब्धि। वितान भाग एक हम किताब पढ़ रहे हैं। इसके साथ-साथ एक ऐसी दुनिया जो हमारे साथ है, पड़ोस में है, लेकिन अनदेखी है। इस दुनिया में प्रवेश कराने की हिमाकत आलो अंधारी नामक आत्मकथांश की प्रस्तुति। आत्मकथा नहीं, कथांश कहा। आत्मकथा का एक अंश है ये। यह कहानी है उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। यह चुनौती है साहित्य के उन पहलुओं को जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी है, जो समाज के कोने अंतरे में पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। अर्थात पूरा अर्थ ये निकलेगा जब ये पाठ बच्चे पढ़ रहे होंगे, पढ़ चुके होंगे कि कोई भी लिख सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जूझ पाठ में अपना लेखक कहता है कि मुझे भी ये लेखक हाड़ मास के व्यक्ति, हाड़ मास के पुतले ही लगे। मतलब कोई भी लिख सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेगा ये पाठ 11वीं 12वीं के बच्चों का। बेबी इस कथा की नायिका भी है और लेखिका भी। मात्र 13 वर्ष की होते होते 7वीं की पढ़ाई अधूरी छोड़ वह एक अधेड़ से ब्याही जाती है और जीवन के सबसे संवेदनशील उम्र में 3 बच्चों की माँ भी बन चुकी होती है। वही बेबी पति की जातियों को न बर्दाश्त कर शुरू करती है एक ऐसी यात्रा जो न तो उसने पहाड़ों पर की, न समुद्र तट पर और न ही स्टडी रूम में बैठकर। एक ऐसी आप बीती जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक है प्रबोध कुमार। उन्होंने प्रमोद कुमार ने न एक जबान को दूसरी जबान दी, पर रूह को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई, मुस्कुराई, आलो अंधारी की भूमिका में लिखी गई है ये बातें। अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेजी से होने वाले अनुवादों के बीच भारतीय भाषाओं में रची बसी हिंदी का एक अनुकरणीय नमूना है आलो अंधारी। तो मात्र अंग्रेजी से अनुवाद से मुझे ध्यान आया कि हम लोगों में से ज्यादातर हम लोग करते हैं ब्लू प्रिंट का अनुवाद नील पत्र। उचित तो है नहीं, अंक विभाजन उचित है, बाकी एज इट इज हम शब्द का अनुवाद कर रहे होते हैं ना, तो वो अर्थ थोड़ी दे पा रहा होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने इसकी मूल रूह है उसको छुआ तक नहीं। चौथी रचना हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास पाठ्यक्रम में 3 ही रचनाएं हैं। और अब हम आ जाते हैं अपने पाठ आलो अंधारी। शुरू होता है, मैं अब किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊं, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर में काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह भी चिंता थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ में घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे। ये 1.5 सप्ताह 2-3 जगह आएगा। लेखक ने, अनुवादक ने एज इट इज इसे ले लिया है। लेखक तो अपनी बेबी हालदार है ही। 1.5 सप्ताह यानी कि 10 एक दिन, और काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम वहां अकेले रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है, तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगे, तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता। ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं लौटती तो फिर पड़ोस की ओर जाकर पूछती, क्यों, काम मिला। फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुंह से चुप चुप की आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा, मिल जाएगा। इधर-उधर ढूँढते ढाँढने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। हम पढ़ रहे हैं बेबी हालदार पाठ।
हम पढ़ रहे हैं आलो आंतरी पाठ जिसे लिखा है बेबी हालदार ने। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का ये महत्वपूर्ण किरदार है सुनील। 30-32 साल सुनील की है उम्र। अगर आप पेन कॉपी वगैरह लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिएगा क्योंकि सुनील महत्वपूर्ण है। 30-32 साल उम्र है और मोटर चलाता है माने कि ड्राइवर है। वह मुझे पहचानता था इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह, फिर से आ गया 1.5 सप्ताह। तो यहाँ बेबी की भाषा का पता चलता है। 1.5 सप्ताह, 10 दिन बोलने की बजाय 1.5 सप्ताह या 9 दिन बोलने की बजाय 1.5 सप्ताह। अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। मैं बोला ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। तो एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिला कर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों काम मिला? मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। मैं बोला तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ? तो मैं बोला काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहां कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो घर के बाहर साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा तुम बंगाली हो? मैं बोली हाँ। उसके बाद काम के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा देखो यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपए देता हूँ मंथली। तो यहाँ जो पहले से एक महिला काम करती है, एक विधवा महिला काम करती है, वो भी बंगाली महिला है, उम्र उनकी 35-40 के करीब होगी। वो महिला को मैं देता हूँ 800 रुपए महीने। तुम्हारे पैसों के बारे में तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। मैं बोली ठीक है। यहाँ कितने बजे आने से ठीक हो? उन्होंने कहा तुम जितने जल्दी आ सकती हो आ जाओ, क्योंकि सवेरे मैं बहुत जल्दी उठता हूँ। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊंगी। तो बेबी ने कितने बजे आने के लिए कहा? तो बेबी ने बताया कि मैं 6-7 बजे तक आ पाऊंगी। अपनी आत्मकथांश में यहाँ तक बेबी बता चुकी है। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा मैं पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। लगा तो फिर मैंने सुनील को, जो कि तान्या को था, उसको कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाओ। मैं बोला तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई, सिर्फ इतना कहा कल से तुम काम पर आ जाना। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष, 35-40 वर्ष जो पहले से यहाँ काम करती थी उन महिला की उम्र है, 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। जब दूसरे दिन देखा, जब मैं वो दूसरे दिन घर पहुंचती है तो साहब का पता चलता है तो वो पेड़ों में पानी दे रहे हैं। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसे उसी समय काम से हटा दिया। तो ये जो साहब है इनका नाम है तातुश। साहब का नाम है तातुश, कई बार पाठ में आएगा। तातुश का मतलब क्या होता है अगर आप मैसेज बॉक्स में लिख देंगे तो सभी लोग समझ लेंगे। साहब का नाम है तातुश। अभी तक कुछ लोगों के नाम आ चुके हैं पाठ में। तातुश है, सुनील है, बेबी का नाम बेबी ही रहता है। वह औरत भी बंगाली थी, बेबी भी बंगाली है। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती वह यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझे कहने से कोई अब नहीं, तुम साहब को मेरी तरफ से आकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और मुझे बकते बकते चली गई। साहब बाहर आकर भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी को आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा तुम इतना ढेर सारा काम करते समय कम समय में कैसे कर लेते हो? इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेते हो? कहाँ सीखा तुमने ये सब? मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से अभ्यास है, बचपन से मैं बिना माँ। अब ये जो माँ शब्द है ना, ये माँ ही है, लेकिन क्योंकि बंगाली से एज इट इज जो कहते हैं उन्होंने लिया तो माँ कर दिया। माँ के मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका और घर के काम तो मैं आराम से करना जान गई थी। मैं इसी तरह रोज सवेरे जाती, दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर-उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन ऐसा सहयोग कहाँ, फिर चेष्टा करूंगी ये बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा तुम अपने लड़के लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहां बोल दूंगा। अब ये जो ताकुश है बहुत हेल्पिंग है, बहुत हेल्प करते हैं और बेबी को प्रसिद्धि दिलाने में इन्हीं का सबसे प्रमुख रोल है। तुम रोज बच्चों को वहां छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो सब कुछ न कुछ उन्हें खाने को दे देते और इस तरह से जीवन थोड़ा सा पटरी पर आया। जब हम ये पाठ याद पढ़ चुके हैं तो हमें भक्तिन की थोड़ी थोड़ी जरूर याद आई होगी। इनकी और इनके जीवन में कुछ समानताएं कुछ असमानताएं हैं। अगर हम विचार करेंगे दोनों को एक साथ पढ़ते रहेंगे
बहुत सारी चीजें हमें याद हो जाएंगी। इनके कुल कितने बच्चे थे, इनके कुल कितने बच्चे हैं, भक्तिन किस स्थिति में उनके पास आई थी, एक किस स्थिति में इनके पास आई है, दोनों की तुलना हम करते रहेंगे। भक्तिन की मालकिन कैसी है, इनके मालिक कैसे हैं। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी तो काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। कहीं और भी काम करने की सोच रही है। मतलब एक घर से मान लो इनको 800 मिल रहा है, हालांकि इनकी सैलरी के बारे में कहीं भी पार्ट में जिक्र नहीं होगा कि इनको कितने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पुराने वाले को 800 मिल रहे हैं तो हम मानकर चलेंगे कि इतना ही लगभग मिल रहा होगा, इससे ज्यादा मिल रहा होगा। तो ये तो कम है ना। इसलिए कहीं और भी काम करना चाह रही है, क्योंकि 3 बच्चे हैं इनके। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की जरूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि आस पास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना। ये उन्होंने कह दिया कि कहीं काम ढूंढने मत जाओ, यही काम करो। फिर भी मुझे अपना ये घर तो छोड़ना ही होगा। ये सोचकर मैं अपने दादा लोगों के पास आस पास से घर ढूंढने लगी, दादा हमारे अपने भाई लोगों के। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था। नया जो घर मिला, भाड़ा तो 500 रुपये ही था। लेकिन दिनचर्या के कामों के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहां भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं भी करता, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देखकर तभी जुबान पे कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी कर दी। अब जैसे इन्होंने कहा कि इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, तो हमें तुलसीदास का वो सवैया याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं कि लेबो एक न देबो तो। वो सवैया किस ग्रंथ से लिया गया है, तुलसीदास का वो सवैया किस ग्रंथ से लिया गया है और उसकी भाषा क्या है, वो भी अपने 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम में ही है। आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं कि किस ग्रंथ से लिया गया, उसकी भाषा क्या है, उस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष या उस ग्रंथ का यही 2 सवाल। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठे में काम करते, कैसे काम चलाऊंगी, कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और दो एक कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा तो नहीं होगा। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया। और कोई वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वे नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद मैं सोचते रहे हूं कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा तो भी उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। इस तरह के सवाल आप कुछ एक दो और पूछेंगे, ये वाला सवाल लिख भी लीजिए, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब बेबी दे नहीं पाती। तो महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म में मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा फिर पूछा। अभी तक हमने पढ़ा पाठ में 35-40 वर्ष की एक विधवा थी जिनकी 800 रुपये सैलरी है। अभी तक हमने पढ़ा सुनील। अभी तक हमने बेबी और उसके बच्चों के बारे में पढ़ा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती तो वो बिना कुछ खाए पिए काम पर आती थी। वही सब काम वहां जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। अब जैसे अपने यशोधर बाबू जगह जगह कह रहे होते हैं ना, सम हाउ इम्प्रॉपर जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग, बेबी भी माया शब्द का प्रयोग, इस माया शब्द के दो तीन जगह अलग अलग अर्थ में निकल सकते हैं। पाठक जैसा निकाले। माया माने उनको ये भी हो सकता है कि वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं, और माया माने उन्हें शुरुआत में कुछ अजीब भी लगता था। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती माया तो होगी कि काम पर मुझे रखता है, लेकिन जैसे ही वो काम पर पहुंचे तो देखती कि साहब ही बर्तन पहुंच रहे हैं। कमाल है। कभी उन्होंने झाड़ू लिए जाले ढूंढते हुए मिलती। मैं पूछती कि ये सब करने की जरूरत ही क्या है, क्या दरकार है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर टाल देते। उनके वहां काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहां कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता कि जैसे सोच रहे हो कि इस बेचारे को किस अपराध के पीछे अपना घर बार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी, उससे मुझे लगता है कहीं मुझे दुख न पहुंचे, इस डर से वह मुझे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ पूछना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते थे। उन्होंने एक सवाल पूछा भी था कि कितना खर्च हो जाता है, फिर आगे बात की ही नहीं। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेटी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। अगला सवाल ये उनका कि यहाँ से जाकर आखिर घर में करती क्या हो,
ये पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो बार-बार पूछ रही है ना कि मुझे कहीं न कहीं कोई काम और दिला दो, इतने पैसों में तो गुज़ारा होगा नहीं। मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, साथ ही साथ बच्चों को नहलाती-धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला-पिला कर सुला देती हूँ और तीसरे पैर के साथ थोड़ा घूमती-घामती हूँ, शाम को संध्या पूजा करके उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ, रात में फिर उन्हें खिलाना-पिलाना, सुलाना और सवेरे जल्दी-जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। ये लाइनें पढ़ते हुए हमें अवतार सिंह संधू पास्ट की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि काम से घर, घर से काम। हालाँकि यहाँ बेबी तो ठीक कर रही है, अपने बच्चों को खिलाना-पिलाना वगैरह कर रही है। बस यही मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, "अच्छा।" फिर जो तुम काम ढूँढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? मैं बोली, इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या? बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा, देखो, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ, तब तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना? उनकी बात सुन मैं सोचने लगी कि वह मेरा कितना ख़्याल रखते, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ-साफ बता सकती हो, बिल्कुल भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे तातुश कहकर बुला सकती हो। तातुश का मतलब क्या होता है? मैसेज बॉक्स में आप पता लिख सकते हैं। बच्चे भी तातुश कह रहे हैं, वो भी तातुश कह रही है। कहीं ये तात से तो बना हुआ नहीं है? उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो बहुत खुश हो जाते, कहते तुम मेरी लड़की जैसी हो, बेटी जैसी हो, तुम इस घर की लड़की हो, इस घर की बेटी हो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहां कोई भी मेरे साथ पराई जैसे व्यवहार नहीं करता। तातुस के 3 लड़के, ये 3 वाला कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा चल रहा है ना, हर जगह तीन 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 तीन। लेकिन इसके चक्कर में हम ये नहीं भूल जाएंगे कि सिल्वर वेडिंग पार्ट में अपने कथानायक के 4 बच्चे होते हैं, लेकिन वहां 3 लड़के होते हैं, एक लड़की होती है। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था, वह उनका सबसे छोटा लड़का। तो बेबी सबसे पहले सबसे छोटे लड़के से संपर्क में आती है। उसके मुंह में जैसे जुबान ही नहीं थी। मैं किचन में काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर वो स्वयं चाय बना लेता। उसकी आदत थी कम बोलने की, मुझसे तो क्या, मैं किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। तब उसने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का? माने तुम्हारा बड़ा भाई? तातो उसकी इस तरह की बातें मुझे सुन बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वो मुझे कितना चाहते हैं, मतलब बेबी को एक परिवार मिल गया। तो एक दिन बाद सवेरे काम कर रही थी कि तातुस ने बुलाकर कहा कि बेबी तुमने क्या घर बदल लिया? मैंने हाँ कहा तो मैं बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे बड़ी भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया। सुनील ये वही व्यक्ति है जो शुरुआत में आता है, जिसकी उम्र का जिक्र होता है और जो मोटर ड्राइवर है। मैं भी सोच रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चल गया होगा। तो उसने फिर कहा कि सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहां तुम्हें न देख उसने आस-पास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वे दूध लेने गए थे, वहां सुनील मिला था। सुनील कहाँ मिला था? दूध लेने गए वहां पे मिला था। ये किसने बताया कि बेबी ने घर बदल लिया? सुनील ने बताया। उन्होंने देखकर सुनील से पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम, तो उन्होंने पूछा कि बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तो तातुश के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है कि यहाँ काम नहीं करती, सुनील ने कहा कि बेबी अब वहां नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो शायद अभी आपके पास नहीं है। तातुश मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी ही देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। मैं बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां किताबों से भरी हुई रखी थी। तो जहां बेबी डस्टिंग कर रही थी, वहां पर एक कमरे में कितनी अलमारियां रखी हुई थी? तो वहां एक कमरे में 3 अलमारियां रखी हुई थी, किताबों से भरी हुई 3 अलमारियां रखी हुई थी।